हर 10 साल में एक बार भारत एक बहुत ही बड़ा काम करता है। एक ऐसा काम जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है। ये काम है अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनने का। पर यह सिर्फ गिनती नहीं है, असल में ये एक राष्ट्रीय सेल्फी लेने जैसा है। एक ऐसी तस्वीर जो एक पल में हमें ये दिखाती है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं और एक देश के तौर पर किधर जा रहे हैं। तो ये सेल्फी हमें क्या बताती है? चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे लोगों को गिनने के इतिहास से, फिर भारत की आबादी की कहानी में उतरेंगे। ये भी देखेंगे कि इतने सारे लोग रहते कहाँ हैं, लिंगानुपात जैसी कुछ गंभीर चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में साक्षरता की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखिए, लोगों को गिनने का ये जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों और सरकारों के लिए ये एक बहुत जरूरी टूल रहा है। जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन रोम के सर्वे हों या फिर मुगल काल का आईने अकबरी, शासक हमेशा से अपनी प्रजा की गिनती करते आए हैं। लेकिन जो आज की मॉडर्न जनगणना है, उसकी शुरुआत 1749 में स्वीडन से हुई। भारत में पहली कोशिश 1872 में हुई, पर जो हर 10 साल में होने वाली नियमित जनगणना है, वो 1881 में शुरू हुई। और हाँ, 1951 में आज़ाद भारत ने अपनी पहली जनगणना की, जो कि एक ऐतिहासिक पल था। चलिए अब आते हैं भारत की आबादी की उस कहानी पर जिसमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, खासकर आजादी के बाद के दशकों में। ये जो आंकड़े हैं, ये सच में हैरान कर देने वाले हैं। 1951 में भारत की आबादी थी करीब 36 करोड़ और सिर्फ 60 साल बाद 2011 में ये आंकड़ा 121 करोड़ को पार कर गया, मतलब 3.5 गुना की एक अविश्वसनीय बढ़त। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव शुरू कब हुआ? एक्सपर्ट्स इसके लिए साल 1921 को महान विभाजक वर्ष या द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले के दशक में अकाल और महामारियों की वजह से भारत की आबादी असल में घटी थी। लेकिन 1921 के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, मृत्यु दर कम हुई और जनसंख्या ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जो आज तक जारी है। अच्छा, तो ये 1 अरब से ज्यादा लोग आखिर रहते कहाँ हैं? ये सवाल हमें पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है कि लोग कितने पास पास या दूर दूर बसे हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व आखिर है क्या। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 2011 में भारत का औसत 382 था, लेकिन ये जो औसत है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि भारत में कुछ जगह बहुत घनी है तो कुछ एकदम देश के अंदर ये फर्क जबरदस्त है। मिसाल के तौर पर बिहार को देखिए, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ये राष्ट्रीय औसत का लगभग 3 गुना है। पश्चिम बंगाल और केरला भी बहुत घनी आबादी वाले राज्य हैं, जहां जमीन और बाकी संसाधनों पर भारी दबाव है। और फिर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सोचिए जरा, कितनी खुली जगह होगी वहां। मिजोरम और सिक्किम में भी आबादी का घनत्व काफी कम है, जो दिखाता है कि भारत में कितनी भौगोलिक विविधता है। जरा इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 1106। ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और अब इसकी तुलना अरुणाचल प्रदेश के 17 से कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 अलग अलग भारत की कहानी बताता है। एक जो संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरा जहां जमीन की कोई कमी नहीं है। अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो जनगणना के सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलुओं में से एक को सामने लाता है, और वो है भारत का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो ये लिंगानुपात होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये किसी भी समाज के स्वास्थ्य को मापने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। 2011 में भारत का लिंगानुपात था 943, यानी हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 57 महिलाएं कम थीं। अगर हम इसे समय के साथ देखें तो ये ट्रेंड और भी चिंताजनक लगता है। 1901 में ये 972 था, जो 1991 तक गिरते गिरते 927 पर आ गया। हाँ, 2011 में ये थोड़ा सुधर कर 943 हुआ, जो एक उम्मीद की किरण तो है, लेकिन हम एक सदी पहले की स्थिति से अब भी काफी दूर हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ राज्य इस ट्रेंड को बदल रहे हैं। केरल इसमें सबसे आगे है, जहां लिंगानुपात 1084 है, यानी वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य भी संतुलन के काफी करीब हैं, जो एक अच्छी तस्वीर पेश करता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
हरियाणा में लिंगानुपात सिर्फ 879 है, जो एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला अंतर है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी स्थिति काफी गंभीर है। ये जो क्षेत्रीय असमानता है, ये उन गहरी सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा करती है जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। और अब एक ऐसी कहानी जो भारत की तरक्की और उसकी चुनौतियों दोनों को एक साथ बयां करती है, और ये कहानी है साक्षरता की, यानी लिटरेसी की। सच कहूं तो ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, 1951 में भारत की सिर्फ 18% आबादी ही पढ़ लिख सकती थी। 2011 तक ये आंकड़ा 74% पर पहुंच गया। ये एक पीढ़ी में आया हुआ बदलाव है और यकीनन आज़ादी के बाद की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन जब हम इन आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं तो एक और कहानी सामने आती है, और वो है लिंग के आधार पर असमानता की कहानी। 2011 में जहां 82% पुरुष साक्षर थे, वहीं महिलाओं में ये दर सिर्फ 65% थी। मतलब इतनी प्रगति के बावजूद ये लैंगिक अंतर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और एक बार फिर केरल 94% की साक्षरता दर के साथ सबसे आगे है, जो लगभग पूरी तरह से साक्षर है। मिजोरम और गोवा जैसे राज्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो दिखाता है कि उन्होंने शिक्षा पर कितना ध्यान दिया है। और फिर वो चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। बिहार जैसे राज्यों में 2011 में महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.5% थी। इसका मतलब है कि वहां की लगभग आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी। राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों को भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अभी एक लंबा सफर तय करना है। तो आखिर में ये राष्ट्रीय सेल्फी हमें क्या बताती है? ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसकी आबादी आसमान छू रही है। एक ऐसी जमीन जहां कुछ जगह खचाखच भरी हैं तो कुछ वीरान। एक ऐसा समाज जो लैंगिक असमानता से जूझ रहा है, लेकिन साथ ही शिक्षा के मैदान में जबरदस्त छलांग भी लगा रहा है। ये विरोधाभासों से भरा हुआ एक देश है। जनगणना एक आईने की तरह है, जो हमें हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां दोनों दिखाता है। भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, और सवाल ये है कि जब अगली बार जनगणना होगी तो ये राष्ट्रीय सेल्फी हमें कौन सी नई कहानी सुनाएगी।